7। ये रिवोल्ट क्लास भारतीय इतिहास में, इट इज दिस रिवोल्ट वाज अ मेजर वाटरशेड इन द इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, इस रिवोल्ट के इतना रिप्रिकर्शन, इतना असर हुआ है जिसका मतलब कहते हैं दूरगामी परिणाम हुआ। दूर इसका इमीडिएट रिजल्ट क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को रैप अप कर दिया गया और उसकी जगह आपके गवर्नमेंट ऑफ मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्टली टेक ओवर कर लिया इंडिया को। ओके, सबसे इमीडिएट रिजल्ट। तो अब क्वेश्चन हम पहले चीज पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल, इस चैप्टर में हम जाएंगे कैसे, इस चैप्टर को हम ट्रेवल कैसे करेंगे। इस चैप्टर को हम सबसे पहले जो ट्रेवल करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नेचर ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट की प्रकृति क्या थी? ध्यान रखिएगा, पीसीएस और आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीसीएस, रिवोल्ट की प्रकृति क्या थी, मतलब ये रिवोल्ट सिर्फ रिवोल्ट था या ये केवल म्यूटनी थी? ओके, ब्रिटिश के इतिहासकार कुछ इतिहासकार को छोड़ करके ब्रिटिश के ज्यादातर इतिहासकार इस रिवोल्ट को म्यूटनी मानते हैं। ओके, वहीं भारतीय के कुछ आधुनिक इतिहासकार और कुछ एक इतिहासकार ऐसे हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, जो इसको रिवोल्ट मानते हैं। और वीडी सावरकर जी ने तो इस रिवोल्ट को प्रथम आजादी की लड़ाई का संज्ञा दे रखी थी। उन्होंने कहा था ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बट इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानना थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना होगा, क्योंकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तब होती है जब नेशनलिज्म होती है, राष्ट्रवाद होता है। तो उस समय 1857 के समय जो नेशनलिज्म था, नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था क्लास, वो एक तरीके से आपके एक, अगर हम कहें एम्ब्रॉयनिक स्टेज में था या एब्सेंट था। अगर हम ये कहें एब्सेंट है तो भी मैं एग्री करता हूं, या एम्ब्रॉयनिक स्टेज में था, क्योंकि वहां नेशनलिज्म नहीं था, वहां रीजनलिज्म था। झांसी की रानी ने क्या कहा था? झांसी हमें दे दो, हम आपके साथ हैं। नाना साहब ने कहा था हमारी पेंशन को रेगुलराइज कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। बेगम हजरत महल ने क्या कहा था? हमारे लड़के को, बिरजिस कादिर को नवाब बना दीजिए, हम आपके साथ हैं। मतलब सबके अपने अपने इश्यूज थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, फिरंगियों के साथ। अगर वो फिरंगी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार उन इश्यूज को एड्रेस कर लेती तो कोई मतलब ही नहीं था। देश के लिए तो कोई, एक तरीके से देखा जाए देश के लिए मतलब पूरे भारत के लिए कोई ऐसा इस रिवोल्ट में दिखा नहीं। ओके, पर तो अगर हम इसे नेशनल रिवोल्ट से मानने से मना करते हैं और म्यूटनी ये था नहीं, तो क्वेश्चन उठता है फिर ये था क्या? आप समझ रहे हो? हम इसे नेशनल रिवोल्ट नहीं मानते। मैंने अभी कहा ना, नेशनल रिवोल्ट तो तब होता है जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ए नेशनल मूवमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। ये कहीं ना कहीं बच्चे इन दोनों के बीच में लाई करता था, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में। नेशनल रिवोल्ट था नहीं, ये रिवोल्ट, ये म्यूटनी से बढ़ करके और नेशनल रिवोल्ट से कमतर के बीच में लाई कर रहा था। मतलब ये इस रिवोल्ट की शुरुआत, ध्यान से सुनना, इस रिवोल्ट की शुरुआत सिपाही म्यूटनी से हुई। इस रिवोल्ट की शुरुआत सिपाही म्यूटनी से हुई, पर धीरे धीरे इस रिवोल्ट को जनता का समर्थन मिलने लग गया। रिवोल्ट की शुरुआत सिपाही म्यूटनी से थी। हाँ जी, है अवेयरनेस वाली, हर के अपने अपने इश्यूज थे गोरों के साथ, अंग्रेजों के साथ हर के अपने अपने इश्यूज थे। अब अंग्रेजों ने फॉरेन का कपड़ा लाना शुरू कर दिया, फॉरेन के गुड्स लाने शुरू कर दिए, तो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स और जो जो आपके वीवर्स थे और जो यहाँ के लोकल आर्टिजन्स थे वो बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगार हो गए, उनके पेट पे किसने लात मारी? अंग्रेजों ने। तो वो अंग्रेज, वो जो काश्तकार, जो आर्टिजन्स बेरोजगार हो गए, उन्होंने रिवोल्ट में
अपना साथ, इनका साथ देना शुरू कर दिया। ज्यादा लगान वसूला गया तो किसान नाराज थे, किसान नाराज थे, तो धीरे धीरे किसानों ने इनका साथ देना शुरू कर दिया, सिपाहियों का साथ देना शुरू कर दिया। तीसरा, आपके जो राजा रजवाड़े, जो अपनी आपके रियासत से डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के कारण, डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के कारण अपनी सत्ता खो बैठे थे, अपना राज्य खो बैठे थे, उन्होंने भी इसका समर्थन करना शुरू किया। तो रिवोल्ट को जन समर्थन बाद में मिलना शुरू किया। तो ये म्यूटनी से बढ़कर है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। जब कभी पूछा जाए नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, आपको आम भाषा में बोला जा रहा है विद्रोह की प्रकृति समझाइए, विद्रोह की प्रकृति क्या थी, नेचर ऑफ रिवोल्ट क्या था। तो नेचर ऑफ रिवोल्ट था कि इट वाज नॉट mere a mutiny, it was much bigger than a mutiny, but it was far less than a national revolt. revolt तो था पर national revolt से कम। clear है guys? okay, so let's begin with the revolt of 1857। ठीक है, तो इसके कुछ चीजें और एड्रेस हम करेंगे। आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये मैप दिख रहा होगा। ओके, रिवोल्ट का जो मेन कंसंट्रेशन था वो आपका ये जो हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, ओके, ये एरिया में था। रिवोल्ट का जो मेजर कंसंट्रेशन था वो ये एरिया था। ये अगेन क्वेश्चन मार्क करता है कि इट वाज नॉट अ नेशनल रिवोल्ट, इट वाज नॉट अ नेशनल रिवोल्ट। ये जो एरिया था ये मेजर रिवोल्ट का एरिया था। अब क्वेश्चन उठता है इसी एरिया में रिवोल्ट क्यों हुआ। समझिएगा, आप अभी आज सोच रहे हो कि सर डिक्टेशन नहीं करा रहे हैं, पहले समझते हैं, नया चैप्टर है और बहुत समझने वाला चैप्टर है। ओके, फिर डिक्टेशन तो मैं आपको पूरा चैप्टर ही एक एक करके लिखवा दूंगा। ओके, मतलब व्हाई दिस ओनली। तो यहाँ पे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से कई बार सुन चुके होंगे, या जिन्होंने मेरे से एशियन इंडिया लिया है वो सुन चुके होंगे। मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 और आपके बुद्धिज्म जैनिज्म के बीच में सिमिलैरिटी दिखाना चाहूंगा। आप कहोगे यार ये कैसी बात है, 1857 और बुद्धिज्म जैनिज्म। ओके, समझिएगा, ये चीज आप सिर्फ समझ के ही चीजों को समझा सकते। आप जब आपको बता दिया जाएगा आप भी एग्री करोगे ये सारा चीज। सबसे लेटेस्ट एरिया ब्रिटिश के हाथ में कौन सा लगा था रिवोल्ट के समय? सबसे लेटेस्ट एरिया, जो नया नया एरिया शामिल हुआ था, आप बताओ। 1857 से जस्ट पहले कौन सा एरिया लगा था ब्रिटिश के हाथ में? अरे इतना शांत क्यों है भाई? अवध, 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 अवध। ये जो एरिया देख रहे हो यही एरिया ब्रिटिश के हाथ में लगा था। ये जो एरिया जो देखा गया है ये अवध रीजन रहा था, मोस्टली अवध रीजन, थोड़ा बिहार का भी एरिया पर वैसे ये अवध रीजन लगा था। ओके, तो अगर रिवोल्ट सबसे पहले गैंगटिक वैली में ही शुरू हुआ तो क्वेश्चन आता है रिवोल्ट गैंगटिक वैली में ही क्यों शुरू हुआ? ब्रिटेन की सत्ता, ब्रिटेन का शासन, ब्रिटेन का रूल, तो सबसे पहले पुराना रूल कहां था? कलकत्ता। तो कायदे से तो कलकत्ता में रिवोल्ट होना शुरू करना चाहिए, या अवध में क्यों शुरू? भाई समझ में, जो जितना लंबा शासक काल होगा रिवोल्ट तो वहीं से तो मतलब वहीं से तो डिससेटिस्फैक्शन होगा। पर बंगाल में तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, शुरुआत हुआ अवध में। तो रीजन क्या था? अवध 1856 में एनेक्स किया गया मैल एडमिनिस्ट्रेशन के, वाजिद अली शाह को हटाया गया, उसकी जगह सीधे कंपनी सरकार ने हथिया लिया। अब कंपनी सरकार ने इस नए नए एरिया में आते ही अपना रेवेन्यू सिस्टम लागू करना शुरू कर दिया। और ये एरिया, ये जो एरिया है ये सबसे ज्यादा
सोल्जर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को सप्लाई करता था। मंगल पांडे किस जिले के रहने वाले थे? ऑप्शंस, वेरी गुड, वेरी गुड, बलिया, बलिया। मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे। ओके, मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे। सबसे ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को सप्लाई करने वाला जो एरिया था वो अवध रीजन था, सिपाहियों का। लोग कंपनी की सरकार में जाना ना एक प्रेस्टीज की बात मानते थे कि हाँ भाई कंपनी की सरकार में हम काम करें। रीजन क्या होता था, बाकी भाई लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, एक भाई कंपनी की सरकार में नौकरी कर रहा तो उसको रेगुलर वहां से तनख्वाह मिल रही है। ओके, बाकी भाई खेती बाड़ी करते, जमीन जैसे मैंने कहा अवध रीजन में मोस्टली जॉइंटली होती थी। ओके, इस तरीके से चीजें होती थी। अब जब नया एरिया शामिल हुआ तो अंग्रेजों ने अपने नए शासन लगाए, नई कोर्ट कचहरी खोली, नए लगान का सिस्टम लगाया, कड़ाई से लगान वसूला गया, तो किसान परेशान हो गया। उन्होंने कहा यार नवाब का शासन सही था यार, नवाब उतने कठोरता से थोड़ा लेते थे, और अगर हम नहीं दे पाए तो हमें अपनी जमीन से हाथ नहीं धोना पड़ता था। समझ पा रहे हैं ना, हमें जमीन से हाथ धोना, और अंग्रेजों का अगर शासन नहीं दिया जाए तो कहीं ना कहीं जमीन पे बन जाती थी, मतलब कहीं ना कहीं सारा मुश्किल खड़ी हो जाती थी। तो जब किसान परेशान, किसान की फैमिली परेशान, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सिपाही है जिसका लिंक गांव से है, बात उस तक जाएगी। तो उन्होंने यही कहा ये फिरंगियों के आने से चीजें खराब हुई है। समझ पा रहे हो? अब इसको 18 बुद्धिज्म जैनिज्म को मैंने कैसे कॉन्सेप्ट से जोड़ा, तो अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे क्लास, जो आर्यंस थे, जैसे मैंने आपको रिवोल्ट का 1857 का ये बताया कि यहीं पे क्यों हुआ, तो क्वेश्चन आता है कि बुद्धिज्म जैनिज्म का जन्म बिहार में ही क्यों हुआ? बुद्धिज्म जैनिज्म का जन्म बिहार में ही क्यों हुआ? वो बुद्ध और जैन टाइप के जो हेट्रोडॉक्स सेक्ट है, इसे इंग्लिश में हेट्रोडॉक्स सेक्ट कहा जाता है। हेट्रोडॉक्स सेक्ट उत्तर प्रदेश में भी तो जन्म लिया जा सकता था, कई और क्षेत्र में हो सकता था, पंजाब में हो सकता था, नहीं। ओके, आर्यंस यहां पे आए, सप्त सिंधु पे आए, और आर्यंस ने आपके मूव करना शुरू किया, गैंगेटिक वैली मूव करना शुरू किया, और ये सब पूरा आयरनाइज्ड कल्चर होने लग गया। फिर जैसे ही वो गंडक नदी के आसपास बिहार वाले क्षेत्र में आए आर्यंस, यहां पे कबीलियाई लोग रहते थे, जो कबीलिया, जो अपने लोकल लोग रहते। आर्यंस ने अपना पद्धति, अपनी कृषि पद्धति, अपने धार्मिक पद्धति, जो उस समय हिंदू धर्म तो नहीं थी, ब्राह्मणिज्म था उस समय, हिंदू धर्म नहीं था, ब्राह्मणिज्म था। ओके, उन्होंने वो पद्धति यहां पे अप्लाई करनी चाहिए। ओके, और इसी पद्धति के खिलाफ जो लोकल लोगों का जो रिवोल्ट था, दैट वाज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, हेटेरोडॉक्स सेक्ट। उन्होंने कहा हम आप ही का क्यों चीज माने, हम यज्ञ ही क्यों करें, हम बलि ही क्यों दें? बुद्धिज्म जैनिज्म, बुद्ध, आप समझ रहे हो क्लास? आर्यंस जब इस एरिया में आए, उन्होंने अपनी ही शैली को, अपनी ही जीवन शैली को, अपने ही धर्म को, अपने ही तौर तरीके को इस नए क्षेत्र में लागू करने की कोशिश की। तो एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, 1857 ब्रिटिश का एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अवध क्षेत्र में। सिमिलरिटी कर पा रहे हो क्लास? एक्शन और रिएक्शन, और यही एक्शन और रिएक्शन की थ्योरी मैं आपको बताऊंगा जब रेनेसां आएगा, नेक्स्ट चैप्टर, रेनेसां, पुनर्जागरण। ब्रिटिश आए, ब्रिटिश यहां रहे, और ब्रिटिश ने अपने तौर तरीके भारत की समाज में लादने चाहे, और भारतीय समाजों का मजाक बनाना चाहा कि तुम्हारे भगवान ऐसे हैं, कई हाथ हैं, किसको पूछते हो, मतलब वानर को पूछते हो, एंड ऑल दो, सब कई मजाक बनाना चाहे। एक्शन और इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 एक्शन और रिएक्शन की थ्योरी पे बिल्कुल सटीक बैठता है। हमें पढ़ाया जाता है, स्कूल के बुक्स में पढ़ाया जाता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो इमीडिएट कॉज रहा है, ओके, वो ब्राउन बेस राइफल थी। ब्राउन बेस राइफल, ध्यान रखिएगा, ब्राउन बेस राइफल को हटा करके, ये ब्राउन बेस राइफल थी, ब्राउन बेस राइफल थी, ओके, इसको हटा करके आपके एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल
इसको इस्तेमाल की गई थी। ये थी एनफील्ड राइफल। ओके, और एनफील्ड राइफल में ग्रीस कार्ट्रिज लगती थी। ओके, ग्रीस कार्ट्रिज लगती थी जिसके आखिरी ऊपर के कोने को लोड होने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। अब क्योंकि इसमें ग्रीस लगी रहती थी, उस समय आर्टिफिशियल ग्रीस का इजाद नहीं हुआ था, आर्टिफिशियल ग्रीस बनी नहीं थी। उस ग्रीस को एनिमल ओरिजिन से बनाया जाता था। अब एनिमल ओरिजिन में भ्रांतियां फैली कि ये या तो गाय के उससे चर्बी से बनी हुई है या आपके सुअर के चर्बी से बनी हुई है। गाय हिंदू के लिए टैबू थी और जो सुअर था वो मुस्लिम्स के लिए टैबू था। ओके, तो ये तो इमीडिएट कॉज था, दिस वॉज नॉट द रियल कॉज। पहले ध्यान रखिएगा, पहले आपके ये राइफल चलती थी ब्राउन बेस राइफल। ब्राउन बेस राइफल को हटा करके एनफील्ड राइफल लाई गई। और एनफील्ड तो ये एक मतलब जिसे कहा जाए ना कि ये चिंगारी की तौर पे था, रियल कॉज तो अलग था। समझ में आया क्लास?